चलिए मार्केट्स पर किस तरह का व्यू रखना चाहिए, इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए खीमंग सिक्योरिटीज के सीईओ जिगर शाह हैं। मिस्टर शाह, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका हियर। आप मार्केट पर इस वक्त कैसा व्यू बना रहे हैं? अगर यहाँ से सबसे बड़ा कंसर्न जो पूरे ग्लोबली बाजारों ने अगर आंखें बनाई हुई हैं तो वो यूक्रेन यूएस के वॉर पर, क्रूड की चाल पर, अगर यहाँ से ईरान से सप्लाई बढ़ जाती है तो मार्केट तो घूम सकती है। जी, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि रिलीफ रैली मार्केट में आ सकती है, लेकिन ये टिक पाएगी कि नहीं ये तो बाद में वक्त बताएगा, क्योंकि अगर क्रूड कंसिस्टेंटली $100 के ऊपर रहता है तो इससे सारे इकोनॉमिक्स चेंज हो जाते हैं। इससे जो एनर्जी प्राइस का इफेक्ट इन्फ्लेशन पे आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट पे आएगा, फिस्कल डेफिसिट पे आएगा। तो और ओवरऑल एक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हम 8-9% मान के चल रहे हैं अगले साल में FY23 में, उसके ऊपर भी काफी दबाव आ सकता है। सो ये अभी हम ये नहीं कह सकते कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए क्या पॉजिटिव्स रहेंगे, क्योंकि पेंडेमिक ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है और इसकी वजह से इकोनॉमिक में जो एक्सपेंशन आने वाला था उसमें अभी थोड़ी सी तकलीफ आ गई है। ये तो मैं बिल्कुल मानूंगा। हालांकि ये अच्छा होगा कि युद्ध खत्म हो जाए और थोड़ा सा ऑयल का प्राइस जो है वो नीचे आ जाए, लेकिन वो $100 के नीचे एकदम बराबर से आना चाहिए। उसके बाद ही कह सकते हैं कि हम एक सेफ पोजीशन में हैं और यहाँ से जो है इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी अभी लग रही है। बिल्कुल जिगर, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। जिस तरह से हम देख रहे हैं, ऑफ कोर्स इकोनॉमी पर कॉशियस नजरिया अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है ये, लेकिन साथ ही कुछ तमाम सेक्टर्स हैं जो कि फिलहाल उतार चढ़ाव में, जहां कमजोरी बाजार में है, सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वहां परफॉर्म कर दिखा रहे हैं, जैसे कि मेटल स्पेस। यहाँ पर हम अच्छी तेजी के बीच कामकाज देख रहे हैं। थ्रू आउट आज कह सकते हैं 9th सेशन है जब रशिया यूक्रेन टेंशन जो है एस्केलेट होते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं मेटल स्पेस में जो है पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल कायम है। इन सेक्टर्स में जो कि फिलहाल एक ऑपोजिट डायरेक्शन दिखा रहे हैं, पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, उन्हें लेकर आपके आउटलुक क्या है? देखिए, मेटल सेक्टर वॉर के पहले भी अच्छे चल रहे थे, और क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है मेटल्स का, पर्टिकुलरली नॉन फेरस मेटल का, और स्टील भी है उनके पास, तो उसकी वजह से जो सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई है सभी मेटल की प्राइसेस, और इसकी वजह से जो मार्केट में काफी तेजी आई हुई इन स्टॉक्स के अंदर। लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रहेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म रीजंस भी देखें तो जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा थीम बना हुआ है, और इसके चलते हुए कार्बन एमिशंस को कम करना है, ये सबको मालूम है, और इसी की वजह से जो है सप्लाई आगे जाके भी कम रहेगा। युद्ध को हम नहीं माने एक मिनट के लिए तो भी सप्लाई कम होता जाएगा और डिमांड जो है वो काफी स्टेबल रहेगा। तो इसकी वजह से भी, जिसको इस टर्म को ग्रीनफ्लेशन भी बोला गया है, तो जब तक ये सिचुएशन जो है वो रहेगा तो मेटल कंपनी जो है काफी फेवरेबल सिचुएशन में रहेंगे आगे जाके भी। जिगर, गुड आफ्टरनून, अजय हियर। जिगर, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि जब आप लास्ट आए थे चैनल पे तो आपने काफ़ी नीचे का निफ्टी टारगेट बताया था फुल ईयर का, और उस समय बाजार यहाँ से आई थिंक 17,000 के भी ऊपर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसी डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन आपका जो था वो जायज़ था और वैसा ही प्ले आउट हो रहा है। देखिए, बॉटम फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट क्या आप अपने क्लाइंट्स को अब धीरे धीरे एडवाइस कर रहे हैं फेज्ड वे में पोर्टफोलियो फॉर्मेशन, या अभी आप और थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे हैं? ये आपने जो पहले कहा उसका एक बहुत क्विक रिप्लाई देता हूं कि मैंने एक सुना था कोट बहुत सालों पहले कि द जॉब ऑफ स्टॉक मार्केट फोरकास्टर्स इज टू मेक फॉर्च्यून टेलर्स लुक गुड। तो शायद इतना हमारा महत्व नहीं है जो फोरकास्ट करते हैं, लेकिन क्लियरली मार्केट कोई टाइम नहीं कर सकता, और जो अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं, जब ऐसे क्राइसिस में उनके स्टॉक्स जो वीक होते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी पेश करते हैं। और अभी भी मैं ये कहूंगा कि मार्केट में मुझे थोड़ी सी और गिरावट दिख रही है, लेकिन बॉटम अप बेसिस पे देखें तो काफी कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स जो है वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जैसे कि अभी भी आईटी स्टॉक्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं।
कुछ कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज भी हैं, जैसे ट्रैक्टर्स हैं, उनको ये सब चीजों से कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। और अगर हमारा एक और मानसून सक्सेसफुल हो जाता है तो इस साल में फिर से हम देखेंगे कि ट्रैक्टर कंपनीज अच्छा कर सकती हैं, उनके वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है और ग्रोथ रेट ठीक ठाक है। तो महिंद्रा और एक्सपोर्ट्स में मुझे लगता है कि देखना चाहिए यहाँ से, इस लेवल से। टू व्हीलर्स कंपनी के स्टॉक बहुत कम हो गए हैं और बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प हमारे चॉइस है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, हाई फ्री कैश फ्लो यील्ड है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है और आगे जाके रिकवरी तो आएगी थोड़े टाइम में, तो वैल्यूएशन प्ले बहुत अच्छा है इसके अंदर भी। इसके बावजूद देखिए तो टेलीकॉम स्टॉक्स पर्टिकुलरली भारती और इंडस टावर्स काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है। इंडस टावर्स में डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है। फिर अगर दूसरे कुछ छोटे से और स्टॉक्स में देखें तो फिलिप्स कार्बन में भी बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड है, 5-6% डिविडेंड यील्ड है और उसकी भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो ऐसे काफी सारे पॉकेट्स हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी है। इसके बावजूद अगर देखें तो प्राइवेट बैंक्स, जो टॉप 3-4 बैंक्स हैं, वो काफी अच्छे लग रहे हैं और काफी समय के बाद उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता दिख रहा है। अगर कुछ ESG टाइप के बेट्स अगर हम देखें यूटिलिटी सेक्टर में, जैसे कि टाटा पावर, JSW एनर्जी, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये शायद इतने गिरे भी नहीं है। आज हमने एक छोटी सी कंपनी पे इनिशिएशन रिपोर्ट निकाला है, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग, जो कि मतलब अगेन जो वेस्ट मैनेजमेंट और ESG, सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी वगैरह जो थीम चल रहा है उसके ऊपर ये कंपनी काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। सो ये ऐसे काफी सारे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है, प्रोवाइडेड आपके पास 3 साल या उससे ज्यादा का व्यू। ऑलराइट, बिल्कुल। इनफैक्ट अजय, आपका ये जो क्वेश्चन था और जिस पर जिगर भी आंसर दे रहे हैं, उस पर एक सिचुएशन ये याद आती है, जस्ट रीडिंग समथिंग, कि अगर आपने इस वक्त मार्केट जो रिएक्ट करे कि आपने एक बॉल को 12वें फ्लोर से उसे नीचे फेंका, वो बाउंस होकर 8th फ्लोर पर आई, फिर नीचे चली गई 6th फ्लोर पे और उसके बाद 4th फ्लोर पे। दिस इज व्हाट एक जंपिंग, एक बाउंस बाजार लगातार दे रहा है और लोअर लोज बनाते चले जा रहा है। ऐसे में जिगर अब लोअर लोज है, हालांकि आपकी कुछ पिक्स भी आई एम श्योर व्यूअर्स से सुनी होगी, लेकिन बॉटम कहाँ बनेगा ये तो खैर ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाजार को लेकर अगर आपका अभी कॉन्फिडेंस बोले तो 100% कॉन्फिडेंस कब तक आएगा? आप कहाँ तक देखते हैं कि ये गिरावट होगी या कहाँ तक वीकनेस हो सकती है और किन फैक्टर्स को माइंड में रखना चाहिए जब हम इस वीकनेस को या इस बॉटम को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे? देखिए, इसका आंसर ये है कि हमने पिछले 2 साल में देखा कि पेंडेमिक की वजह से GDP में काफी तकलीफ आई, लेकिन अर्निंग्स का जो ग्रोथ रेट है वो इम्प्रूव हो गया, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर ने अनऑर्गेनाइज का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ आई वो उसने मार्केट को काफी ऊपर लाके रखा। तो ये जो सस्टेन हुआ मार्केट हायर लेवल पे, उसकी वजह ये है कि प्रॉफिट ग्रोथ आया और ये प्रॉफिट ग्रोथ हमने पिछले कई सालों में नहीं देखा था। तो अल्टीमेटली मार्केट को ये चाहिए कि कंपनीज के अर्निंग्स जो है रोबस्ट रहने चाहिए। और पेंडेमिक के पहले भी हमारे वहां पे प्रॉब्लम ये था कि हम सिर्फ कंजम्पशन इकोनॉमी थे, इन्वेस्टमेंट जो है वो उतनी नहीं हो रही थी और अब भी वही सिचुएशन है। तो अभी जबकि हम पेंडेमिक खत्म कर रहे हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड आ जाती है इकोनॉमी के अंदर, जॉब्स क्रिएट होते हैं, तो कंजम्पशन थीम तो चलता ही रहेगा और बड़ा होगा, लेकिन दूसरा एक कैटलिस्ट मिल जाएगा। तो अगर इकोनॉमी सस्टेनेबली 6% से ऊपर अगर मीडियम टर्म में ग्रो होती है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन ठीक ठाक रहता है, ये सब चीजें अगर रहती है, अगले 6 महीने में पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो है सिचुएशन फिर से ठीक हो सकती है। तब तक मैं ये मानता हूं कि प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों ही चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक वन वे गिरता ही है, उसको थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन अगले 6 महीने में, मतलब कम से कम जून या सितंबर तक हमें देखना है कि अगर ये चीजों पे कंट्रोल आ जाता है तो फिर से मार्केट को लेवल मिल जाएगा, फिर वहां से नहीं गिरेगा। तो अभी भी मेरा जो व्यू है वो 14,700 है निफ्टी के ऊपर, बट आई होप कि उतना करेक्ट ना हो और काफी ऊपर उसका बॉटम बने, बट लेट्स सी क्या होता है। जिगर, अभी मैं डेटा पॉइंट्स देख रहा था, हम अभी 21 मंथ लो पे आ गए। अगर हम ट्रेलिंग पीई की बात भी करें, इनफैक्ट 1 ईयर फॉरवर्ड पीई का भी जो है रेंज है वो 5 ईयर एवरेज के नीचे चला गया है। मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आप इतने सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बात करते हैं रेगुलरली, स्पेशली
FIIs का इस क्वार्टर गॉन बाय में ओवरऑल होल्डिंग इंडियन कंपनीज की 2% कम हो गई है। ये कितना आपको, और इनका सेलिंग जो अक्टूबर से चालू हुआ था, $1 बिलियन पर डे का सेलिंग हो रहा है। जब आप बात करते हैं अपने फ्रेंड से, FII फ्रेंड से, आपको क्या सेंस आता है, ये जारी रहेगा थोड़ा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पैसा यहाँ से आउटफ्लो हुआ है उस उतनी ही तेजी से या उससे ज्यादा तेजी से भी वापस भी आ सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जनरली क्या होता है कि इंडिया में ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो इससे वो थोड़ा सा आहत हो जाता है। और कई टाइम से आई थिंक जो FIIs बेच रहे थे, तो ये ग्लोबल कॉल है। मैं नहीं मानता हूँ कि इंडिया में अभी जबकि इंप्रूवमेंट हो रहा है इतना इकोनॉमी के अंदर, टैक्स फ्लुएंसी इतनी अच्छी है, तो कोई रीजन है कि ऐसा कोई लॉन्ग टर्म सेलिंग चालू रहेगा। मुझे लगता है जैसे ही थोड़े से पॉजिटिव कैटलिस्ट नजर आएंगे, जो है निवेश FIIs का भी फिर से पॉजिटिव फ्लोज चालू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं। बिल्कुल। जिगर, जहां पर हम ऑफ कोर्स बाजार पर आउटलुक डिस्कस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है रिस्क बेसिकली या कंसर्न्स कहां से आते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि कमोडिटी इन्फ्लेशन है जो कि ट्रैप बन सकता है आने वाले दिनों में, इन्फ्लेशन कंसर्न्स भी हैं, साथ ही पॉसिबल इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स भी हैं। आपके हिसाब से तमाम चीज़ें जो हैं, कंसर्न्स किन चीज़ों में आती हुई दिख सकती हैं जिसे आगे चलकर हमें पहले से ही एक बार समझ लेना चाहिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो? कंसर्न दो जगह पे है। एक तो ग्रोथ, जो कंसेंसस अर्निंग ग्रोथ है वो एनीवेयर बिटवीन 30-35% का है, तो इसमें कटौती हो सकती है और इसकी वजह से जो वैल्यूएशन है उसको भी रीबैलेंस करना पड़ेगा लोगों को। दूसरा जो है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से भी वैल्यूएशन कम हो सकता है। जैसे कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए थे तो लोगों ने अपना DCF वैल्यूएशन बढ़ा लिया था, उसी तरह से अब ये रिवर्स प्ले हो सकता है। और जो दूसरा चीज है वो लिक्विडिटी का है, जिसके बारे में कोई एकदम परफेक्टली नहीं बता सकता। बट जो US में रेट रिवर्सल कंफर्म्ड है, उनके फेड ने बोला है कि जो यूक्रेन के बावजूद भी वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। तो अगर वो साइकिल रहता है, अलग अलग लोगों का मानना है कि 4 रेट इंक्रीज हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग कि वो साइकिल कैसा रहेगा, यहाँ पे भी वो साइकिल फॉलो होगा। आज नहीं तो कल जो है RBI का भी वो साइकिल आएगा। तो उसमें लिक्विडिटी का हम बता नहीं सकते। आज की तारीख में अगर डोमेस्टिक लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं होती तो मार्केट ऑलरेडी और भी नीचे होता, लेकिन वो नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सॉलिड डोमेस्टिक फंड फ्लो है। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा, ये दोनों चीज, इंटरेस्ट रेट कैसे प्ले आउट करता है, कमोडिटी प्राइस अर्निंग्स को कैसे अफेक्ट करती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगले 2 जो क्वार्टर्स हैं उसमें ये सब चीज ज्यादा क्लियर होंगी। ऑलराइट, जिगर, क्या ऐसा कोई एक व्यू रखना चाहिए कि जाहिर तौर पर अब बड़ा ट्रिगर जो बाजार देखेगा वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स होगा, और हमने देखा कि मार्जिन पर कई सारे सेक्टर्स में प्रेशर आएगा ही आएगा बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस जो करंट प्ले कर रहे हैं। लेकिन ऐसे केस में अगर हम कहीं आप वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं इंटरनेट स्टॉक्स में, फिनटेक स्टॉक्स में, ऑलरेडी आप कई सारे काउंटर्स, पेटीएम जैसे काउंटर 60-70% अपने इशू से नीचे हैं, हाफ द प्राइस जोमैटो है, वहां पर अभी भी किसी तरह की कोई वैल्यू बाइंग दिखती है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आज की सिचुएशन में जब मुझे अच्छे स्टॉक्स जो है, वैल्यू स्टॉक जिसमें मुझे भर भर के फ्री कैश फ्लो यील्ड और डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, तो मैं कोई ग्रोथ स्टोरी में क्यों जाऊं जिनका वैल्यूएशन अभी भी काफी हाई है, कई जगह पे प्रॉफिट ही नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ ये कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर भी वो हाई रिस्क है। तो इसकी वजह से अगर मुझे एशियन पेंट अट्रैक्टिवली मिल रहा है, अगर मुझे डीवीज लेबोरेटरीज अट्रैक्टिवली मिल रहा है, अगर मुझे हीरो मोटोकॉर्प और बजाज अट्रैक्टिवली मिल रहे हैं, अगर मुझे मारुति अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, तो मैं इसमें जाऊं या मैं उसमें जाऊं। तो मेरे ख्याल में जो टेंजिबल्स जो है वो ज्यादा इन स्टॉक्स में अट्रैक्टिव है, वैल्यू स्टॉक्स के अंदर। ग्रोथ स्टॉक्स के लिए एक अलग टाइप का एपेटाइट चाहिए, और शायद ग्रोथ स्टॉक्स को काफी क्वेश्चन मार्क आएंगे अगले 6 महीने 1 साल में, अगर इस टाइप का मार्केट चलता रहा। जो हमने पिछले 1.5 साल में मार्केट देखा है, अब वो मार्केट नहीं है। तो अगर लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इस टाइप के पी रेशियो नहीं रहेंगे, इसलिए ज्यादा फोकस वैल्यू स्टॉक्स पे रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राइट।
एनर्जी स्टॉक्स की बात करते हैं, मैं ये सवाल कुछ और लोगों से ये पूछ रहा था। आप तो एनर्जी काफ़ी क्लोजली देखते हैं। एक तो द वे रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म कर रही है ओल्ड एनर्जी से टेक्नोलॉजी से न्यू एनर्जी की तरफ, और दूसरा जो ट्रेडिशनल एनर्जी प्लेज हैं, लोग जिन ट्रेडर्स ने ऑयल इंडिया ओएनजीसी टाइम पे ले लिए तो लकी हैं, बट क्लियरली ओएनजीसी ऑयल इंडिया एक 10 ईयर बेट या 5 ईयर बेट तो नहीं हो सकते। सिमिलरली सिटी गैस कंपनीज बहुत ही अमेजिंग बिजनेस मॉडल्स हैं, लेकिन 50% डाउन 6 महीने में बिकॉज नेचुरल गैस प्राइस शॉट अप हो गए। इसमें आप कहाँ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं जहाँ पे पूरा पेसिमिज्म प्राइस इन हो? देखिए, एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा डिसरप्शन हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, और अगर हम एकदम ब्रॉडली देखें ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरे एनर्जी का 25% है वर्ल्ड वाइड। बाकी का जो है वो ऑयल गैस वगैरह लिक्विड फ्यूल और दूसरे फ्यूल है। और अगर हमें क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जाना है और नेट जीरो अचीव करना है 2050 तक या 2100 तक भी, तो ये काफी सारा जो लिक्विड ऑयल और गैस जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और उसके पीछे रिन्यूएबल्स का बैकअप होगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। तो पूरी की पूरी जो वर्ल्ड की एनर्जी कंपनीज है वो इस तरफ माइग्रेट कर रही है, जैसे आपने रिलायंस का एग्जांपल दिया। तो मेरे ख्याल में जो कंपनीज जैसे कि टाटा पावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, इवन एनटीपीसी काफी सारा रिन्यूएबल पे काम कर रहे हैं, अडानी का भी जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है, तो वो जो मॉडल्स है मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा फोर्स आएगा, और आगे जाके वही फ्यूचर का मॉडल है जिसमें आपके पास पूरा रिन्यूएबल प्ले है, विंड है, सोलार है, बैटरी स्टोरेज है, रूफटॉप सोलार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग है। ये सारा जो मॉडल है वही मॉडल आगे का मॉडल है, और जो कंपनीज वहां पे ट्रांजिशन कर रही है वो कंपनीज ज्यादा बेहतर साबित होंगी, ज्यादा स्टेबल मॉडल उनका रहेगा, और वैल्यूएशन भी वहां ज्यादा बेटर मिलेगा। ऑलराइट, तो क्लियरली यहाँ पर पैशन लेड इन्वेस्टिंग जो है वो एक वर्थ वाइल पॉजिटिव साबित होती हुई दिख सकती है। थॉटफुल इन्वेस्टमेंट अगर किया है इन स्तरों पर, और इसीलिए सबसे ज़्यादा निवेश पर हम फोकस भी रखते हैं और हमारे व्यूवर्स को भी लगातार बताते हैं कि ट्रेडिंग के मुकाबले अगर देखने की कोशिश करें तो निवेश में ज़्यादा फायदे भी हैं और एक तरह से आपको टेंशन भी कम होती हुई दिखेगी। लेकिन जिगर, साथ ही अब जहाँ हम ये सारे के सारे फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, FIIs DIIs की सेलिंग, क्या लगता है ये जो ट्रेंड है लगातार बनता हुआ दिख रहा है? FIIs बिकवाली किए जा रहे हैं और DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक का भरोसा जो है भारतीय बाजार पर लगातार कायम है। क्या FIIs की सेलिंग कहीं थमती हुई, या क्या आपको लगता है यहाँ पर आउटलुक, या किन वजह से इतनी ज्यादा सेलिंग नजर आ रही है? देखिए, क्या है कि हम FIIs को एक समूह की तरह देखते हैं, लेकिन वो एक समूह नहीं है। अलग अलग फंड्स हैं, उनके अपने ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं जिसके बेसिस पे वो अपनी वेटिंग करते हैं अलग अलग इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। सारे के सारे फंड जो है वो इंडिया डेडिकेटेड नहीं है। सो इसकी वजह से जब उनके वेटेजेस चेंज होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी चेंज होती है, तो एवरी ईयर उनका एलोकेशन चेंज हो जाता है। तो कुछ वजह से जो उनको रिस्क दिख रहा है, जिस तरह से ऑयल प्राइस हार्डन होना तो पहले ही चालू हो गया था, तो उन्होंने इंडिया में से थोड़ा सा आउटफ्लो किया है। और डोमेस्टिक में सिचुएशन ये है कि जो इन्वेस्टर्स के पास ना तो उतनी ऑल्टरनेटिव है, और इंटरेस्ट के रेट्स जो है वो काफी स्टेबल है, कोई रिटर्न उनको यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन हो रहा है। और इक्विटी मार्केट्स अब तक ठीक ही है, अब तक उनको अभी भी प्रॉफिट है। अगर हम पिछले 2 साल के मुकाबले में देखें तो जिन्होंने निवेश किया था वो काफी पिछले 1.5-2 साल में मुनाफा बना के बैठे हुए हैं, इसलिए उनको टेंशन नहीं है और वो एलोकेट करना चाहते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स, बेंचमार्क्स अलग हैं, और इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते उनको। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जो फॉरेनर्स हैं उनकी भी पॉजिटिव बाइंग आएगी, एक लेवल पे जरूर आएगी, क्योंकि उनको ऑलवेज इंडिया के जो स्टॉक्स हैं और कंपनीज है उनसे काफी फैसिनेशन है, और इंडिया में कुछ आउटस्टैंडिंग कंपनीज है जो कि और कहाँ पे भी नहीं है। ऑलराइट, इनफैक्ट जिक्र इसे इस तरह से भी देखना चाहिए, क्योंकि FIIs लगातार यहाँ सेलिंग कर रहे हैं। आप पिछले साल में भी देखें तो कुछ ही महीने ऐसे थे जहाँ उन्होंने बाइंग की होगी, और वो भी बहुत छोटी फिगर्स के साथ, या फिर
कुछ नहीं किया होगा, ज्यादातर सेलिंग है और ये अग्रेसिव हुई है अक्टूबर से, लगातार 5 महीने से जो अग्रेसिव सेलिंग हुई है एफआईज की। तो इमर्जिंग मार्केट्स में अगर इंडिया में सेलिंग हुई है तो दूसरी मार्केट्स में भी सेलिंग हो रही है। ताइवान दूसरी बड़ी कंट्री है जहां पर एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, एफआईज एफपीआईज। तो ऐसे में इमर्जिंग मार्केट्स में जो हमेशा से इंडिया एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन रहती थी, क्या लगता है वो कुछ समय के लिए शायद एक इक्वेशन एफआईज को पसंद नहीं आ रही है, या फिर एफआईज वांट टू बी वेरी श्योर, या फिर एफआईज वांट टू पार्क दिस मनी इन ईटीएफ्स और इन अनदर इमर्जिंग मार्केट्स? क्या देख रहे हैं आप सिनेरियो, ये पैसा जा कहाँ रहा है? नहीं, इसके बारे में आई थिंक बहुत डिस्कशन पहले भी हुआ है, 1-2 साल पहले, और इसमें नतीजा ये निकल के आता है कि अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट पिछले एक डेकेड का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो यूएस मार्केट से बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है, और जो वहां पे जो फैंग्स हैं और जो दूसरे टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स हैं वो काफी डोमिनेंट रहे हैं। तो उस टाइप का एक्सपोजर आपको बहुत सारे मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स या इवन बहुत सारे डेवलप्ड मार्केट्स में आपको नहीं देखने को मिलता है, जो कि आपको यूएस में देखने को मिलता है या कुछ और जगह पे देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से जहाँ पे वो चीजें हो रही है वहां पे फ्लो काफी सारा जा रहा है। कुछ हद तक क्रिप्टो में भी कुछ फ्लो गया था मार्केट का, लेकिन फिलहाल हमने देखा है कि पिछले 3 से 6 महीने में उसमें काफी डिसलाइक हुआ है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। इंडिया का मार्केट जो है वैल्यूएशन के हिसाब से कंड्यूसिव नहीं था। काफी टाइम से वैल्यूएशन हाई थी, पर्टिकुलरली जब ऑलमोस्ट 18,000 तक मार्केट पहुंच गया था, तो वैल्यूएशन काफी हाई थी। अब वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो रही है, अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, लेकिन अर्निंग ग्रोथ रहेगी कि नहीं वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखना है कि आगे 1-2 क्वार्टर में चीजें अगर स्टेबलाइज हो जाती है और मार्केट का लेवल भी अट्रैक्टिव है, जो कि ऑलमोस्ट वो लेवल पे आ गया है, और 5-7% अगर मार्केट गिरता है तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में उसमें बाइंग बिल्कुल आ सकती है, फॉरेनर्स भी बाय कर सकते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हमें नज़र रखनी है, और पॉजिटिव फैक्टर्स अगर वापस से प्ले आउट होते हुए दिखते हैं, अर्निंग्स ग्रोथ अगर आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में नज़र आती है, तो फिर से सिचुएशन जो है फैज की तरफ से भी बाइंग की आती हुई दिखेगी। बहुत शुक्रिया जिगर हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट्स पर अपनी एनालिसिस इतने डिटेल्ड अप्रोच के तौर पर हमें बताने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।